नमस्ते एवरीवन। आज का हमारा चर्चा का विषय है वन नेशन वन इलेक्शन। इस वीडियो के थ्रू हम ये जानेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन ये टॉपिक क्या है, इसका इतिहास क्या है और हमारे देश में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ और कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स एट प्रेजेंट इसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं पे कुछ पार्टीज़ और कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो इसके एकदम ही विरुद्ध हैं। तो क्या है ये कंसेप्ट, इसका इतिहास क्या है, आज हम इस विषय पर इस वीडियो के थ्रू चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक 8 मेंबर वाली कमेटी बनाई थी। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य ये पता करना है कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव भारत के लिए कितना फिजिबल है। मतलब ये कि क्या भारत में एक देश एक चुनाव करवाया जा सकता है। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हम इस कमेटी के बारे में एक दो बातें याद रखेंगे। जैसे कि पहली बात ये कि इस स्पेशल कमेटी को हेड कर रहे हैं भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी। और दूसरा ये कि इस कमेटी में एट प्रेजेंट 7 मेंबर हैं। वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8 मेंबर वाली कमेटी गठित की थी, लेकिन कांग्रेस लीडर श्री अधीर रंजन चौधरी ने इस कमेटी का पार्ट होने से मना कर दिया। सो इफेक्टिवली देयर आर 7 मेंबर्स इन दिस कमेटी। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डज वन नेशन वन इलेक्शन मीन। एक देश एक चुनाव का मतलब क्या है। अगर हम अभी की परिस्थिति को देखें तो लोकसभा इलेक्शंस और अलग अलग राज्यों के विधानसभा इलेक्शंस अलग अलग समय पे होते हैं। जैसे कि अभी हाल ही के कुछ महीने पहले त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड इन सभी में विधानसभा चुनाव हुए थे। अगले साल जनवरी में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में होंगे विधानसभा चुनाव और अगले साल मई में लोकसभा चुनाव होंगे। तो अगर हम देखें तो इलेक्शंस का एक तरह से सीज़न पेरेनियल है। इंडिया में इलेक्शन का सीज़न चलते ही रहता है। कभी ही ऐसा वक्त होता है जब हमारी सरकारें इलेक्शन के लिए प्रचार ना कर रही हों। तो इस वन नेशन वन इलेक्शन में ये अलग अलग वक्त पे अलग अलग इलेक्शन का समस्या खत्म हो जाएगा और पूरे देश में एक ही समय पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव होंगे। मतलब अगर आसान भाषा में समझें तो सेंटर पे पीएम और हर एक स्टेट में सीएम साथ ही बनेंगे। यहाँ हम एक बात का ख्याल रखेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन में थर्ड टीयर इलेक्शन यानी कि जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस होते हैं वो मर्ज नहीं होंगे, वो अपने टाइम पे होते रहेंगे। सिर्फ लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस को सिंक्रोनाइज किया जाएगा, क्योंकि एक तो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस को स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाती है और दूसरा कि लोकल बॉडीज़ की संख्या बहुत है, इन्हें मर्ज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। चलिए पहले हम कुछ बेसिक फैक्ट्स जानते हैं कि इलेक्शंस करवाती कौन है। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेंशन किया गया है और उस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत निर्वाचन आयोग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन 6 ऑफिसेज के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन करवाती है। और जो थर्ड टीयर के इलेक्शंस होते हैं यानी कि जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस होते हैं उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाती है। स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्रिएशन ही हुआ था 73 और 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू साल 1992 में। आर्टिकल 243 के में ये प्रावधान है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत का इलेक्शंस करवाएगी और आर्टिकल 243 जेड 243 जेड में ये प्रावधान है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शंस करवाएगी। स्टेट इलेक्शन कमीशन मतलब राज्य निर्वाचन आयोग। चलिए अब हम ये जानते हैं कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन एक देश एक चुनाव हमारे देश के लिए नया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था साल 1947 में, उसके बाद जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उसमें वन नेशन वन इलेक्शन का ही कॉन्सेप्ट को फॉलो किया गया था। इनफैक्ट साल 1967 तक ये सिस्टम चला था। उसके बाद ये सिस्टम साल 1967 के बाद टोटली ख़त्म कर दिया गया। 1967 तक भी ये बीच बीच में बहुत बार टूटा। जैसे कि ये पहली बार टूटा था साल 1959 में 1959 में, जब सेंटर ने आर्टिकल 356 जो है केरला की स्टेट में लागू किया था। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट हमारे देश के लिए बिल्कुल नया नहीं है, हमें इसका एक्सपीरियंस है पहले से। भारत में तो साल 1967 के बाद वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, लेकिन इंटरनेशनली बहुत सारे नहीं, ऐसे 3 देश हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन के सिस्टम को फॉलो करते हैं। बेल्जियम और स्वीडन और एक साउथ अफ्रीका, ये 3 देश हैं जहाँ पे अभी भी वन नेशन वन इलेक्शन के सिस्टम को फॉलो किया जाता है। अगर भारत वन नेशन वन इलेक्शन के सिस्टम को अडॉप्ट कर लेती है तो भारत इस छोटे से ग्रुप का चौथा मेंबर बन जाएगी। मन में ये सवाल आ सकता है कि साल 1967 के बाद ये सिस्टम को डिसकंटिन्यू क्यों कर दिया गया वन नेशन वन इलेक्शन के सिस्टम को।
तो उसका जवाब ये है कि बहुत सारे डिफेक्शन होने लग गए, मतलब नेताओं का दल बदलना, फिर गवर्नमेंट का कोलैप्स कर जाना मिड टर्म में ही। जैसे कि 1959 में हमने देखा कि केरला में आर्टिकल 356 लागू कर दिया गया, मतलब प्रेसिडेंट्स रूल लागू कर दिया गया। फिर कुछ ऐसी सरकारें बीच बीच में किसी किसी राज्य की टूट गई, तो इस वजह से ये सिस्टम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था तभी। अब ये फिर से कमेटी बनाया गया है ताकि प्रेजेंट जो पॉलिटिकल सिनारियो है, और जब हमारा देश पॉपुलेशन वाइज इतना ज़्यादा हो चुका है, तो क्या अभी सिस्टम को हम फॉलो कर सकते हैं नहीं, ये कमेटी उसी पे चर्चा करने के लिए बनाया गया है। अब हम समझते हैं कि जो इस वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं उनका क्या पॉइंट्स हैं, मतलब जो इसके पक्ष में है, जो एक देश एक चुनाव के पक्ष में है, उनका क्या कहना है। सबसे बड़ा पॉइंट इसके फेवर में ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन कैन रिजल्ट इन सेविंग मनी। मतलब ये कि एक देश एक चुनाव से पैसे बचेंगे। समझते हैं कैसे। पहले हम ये जानते हैं कि पैसे खर्च कैसे करती हैं सरकारें और पॉलिटिकल पार्टियाँ। तो इलेक्शंस में सरकारें, पॉलिटिकल पार्टियाँ, कैंडिडेट्स जो खड़े होते हैं इलेक्शंस के लिए, वो सभी खर्च करते हैं। सरकार कहाँ खर्च करती है? सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस में खर्च करती है, जैसे कि सिक्योरिटी पर्सनल्स को जो डिप्लॉय करना होता है अलग से, उसमें खर्च होता है। प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल, वो जो वोटिंग लिस्ट होता है, वो जो बनता है, उसका जो रिवीजन होता है कि कौन किसकी मृत्यु हो गई, कौन कहीं चला गया, वो जो रिवीजन होता है वोटर लिस्ट का, उसमें खर्च होता है। रेगुलर इलेक्शन इस्टेब्लिशमेंट, इसमें खर्च होता है। मतलब आपने देखा होगा कि वोटिंग कहीं भी नहीं जाती है, उसके लिए प्रॉपर ईवीएम चाहिए होता है, वीवीपैट एंड ऑल दोज थिंग्स। तो सरकारें इन सब चीज़ों में खर्च करती हैं। और पॉलिटिकल पार्टियां खर्च करती हैं पब्लिसिटी में, स्टार कैंपेनर्स को बुला करके, जैसे कि किसी नेता को, किसी हीरो को बुला लिया, या कुछ वैसा। कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो जाते हैं कैंडिडेट्स, वो कैंडिडेट उसमें खर्च करते हैं। तो ये सारा है पैसा खर्चने का तरीका पॉलिटिकल पार्टीज़ और गवर्नमेंट का। इलेक्शंस अगर एक बार होंगे, अगर 5 साल में एक बार होंगे, तो गवर्नमेंट एज वेल एज पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट को ये पैसा 5 साल में एक बार खर्चना होगा, क्योंकि इलेक्शंस तो मर्ज हो जाएंगे स्टेट असेंबली के और स्टेट असेंबली और लोकसभा के इलेक्शंस तो मर्ज हो जाएंगे। तो एक ही कैंपेन में पॉलिटिकल पार्टियां और कैंडिडेट अपना राज्य का भी प्रचार कर लेंगी और लोकसभा के सीट के लिए प्रचार कर लेंगी। और सरकार को भी एक ही बार सिक्योरिटी पर्सनल्स या फिर पोल ऑफिशियल्स डिप्लॉय करना होगा, एक ही बार इलेक्शन का वो इस्टेब्लिशमेंट बनाना होगा। मतलब कि जो काम एक बार हम लोकसभा के लिए करते हैं, फिर एक सरकार को एक बार राज्यसभा के लिए करना पड़ता है, वो सरकार को एक ही बार करना पड़ेगा। उसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सिमट जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है, मोर फोकस ऑन गवर्नेंस। अब देखिए, बार बार इलेक्शंस होने से क्या होता है ना, कि सेंटर पे अगर सरकार कोई लॉ ला रही है, ठीक है, और इस लॉ के 6 महीने बाद किसी दूसरे स्टेट में इलेक्शंस हैं, तो बहुत ऐसा चांसेस बन सकता है कि सरकार का जो वो लॉ होगा उसमें उस इलेक्शन होने वाले स्टेट के लिए खास फायदे वाला बात होगा, जो फ़ायदा एक लॉन्ग टर्म नहीं, एक शॉर्ट टर्म है। मतलब ये कि फ्रीक्वेंट इलेक्शन से क्या होता है ना, कि सरकारें पॉपुलिस्ट और पॉलिटिकल सेफ मेजर्स को ज़्यादा वैल्यू देती हैं। अगर कि कोई ऐसा बदलाव सरकार को लाना है जो कि अभी तो इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होगा, हार्ड होगा आम जनता के लिए, लेकिन वो आम जनता को अगले आने वाले सालों में काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स देगी, लेकिन सरकार उस लॉ को लाने से डरेगी या 4 बार पहले सोचेगी, क्योंकि सरकार के दिमाग में रहेगा कहीं ना कहीं कि अगले जो किसी राज्य में चुनाव होना है, उस राज्य के चुनाव में अगर ये टफ लॉ ला दिए तो कहीं उसके चुनाव में हम हार ना जाएं, कहीं इस टफ लॉ का उस चुनाव पे असर ना पड़ जाए। इसलिए सरकार सोचेगी चलो छोड़ो ये टफ लॉ छोड़ो, हम कोई ईजी सा लॉ लाते हैं जो कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो, ताकि वो चुनाव हम जीत पाएँ। आफ्टर ऑल हर एक पार्टी चाहती है सारा ही चुनाव जीतना। और दूसरा ये पॉइंट है कि बार बार इलेक्शंस होने से क्या होता है ना, कि गवर्नेंस में बाधा पड़ती है, या जो डेवलपमेंट वर्क होते हैं, वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, वो अच्छे से चल नहीं पाती हैं। वो कैसे? तो आपको पता होगा कि इलेक्शंस के टाइम पे, चाहे कि स्टेट इलेक्शन हो चाहे लोकसभा इलेक्शंस हो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया जाता है। और उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये क्लियर होता है कि जिस दिन से इलेक्शन के डेट अनाउंस हुए अप टू उस दिन तक, जिस दिन तक कि इलेक्शन के रिजल्ट्स ना आ जाएं, उस टाइम ड्यूरेशन में कोई भी जो भी सरकार है स्टेट में या फिर कि सेंटर पे पावर में, वो कोई भी बड़ा डेवलपमेंट वर्क कैरी नहीं कर सकती है, कोई कैपिटल प्रोजेक्ट चालू नहीं कर सकती है, कोई हेल्थ वेलफेयर स्कीम नहीं ला सकती है। तो इस तरह से समझिए कि उतने दिन तक गवर्नेंस एकदम ठप पड़ा हुआ रहता है, कुछ भी नया चीज़ सरकार चालू नहीं कर सकती है। हम अगर साल 2014 में ही देखें, जिस साल की हमारे अभी का जो 16वां लोकसभा चल रहा है ना अभी, उसका चुनाव तो साल 2016 में ही हुआ था। साल 2014 का जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, अभी का 16वां लोकसभा है, ये जो 16th लोकसभा चल रहा है अभी, इसका चुनाव साल 2014 में हुआ था। तो उसका वो जो चुनाव है
उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 10 मार्च से लेके 23 मई तक इफेक्ट में था। मतलब समझिए कि 2.5 महीने कोई भी काम नहीं हुआ था पूरे देश में, कोई भी मेजर काम नहीं हुआ था, क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो पूरे देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी रहेगा। और इस लोकसभा चुनाव के बाद ही अक्टूबर दिसंबर के स्टेट पीरियड में झारखंड और जम्मू कश्मीर में कोई काम नहीं हो पाया। वो 2 महीना झारखंड और जम्मू कश्मीर टोटली ठप पड़ा रहा। फिर सितंबर अक्टूबर वाले पीरियड में महाराष्ट्र और हरियाणा में कोई काम नहीं हो पाया। ये 2 महीना महाराष्ट्र और हरियाणा ठप पड़ा रहा। मतलब कि कोई भी मेजर काम नहीं हो पाया। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क तो रहते ही हैं, लेकिन कोई भी मेजर काम, जैसे मान के चलिए कि कोई हमको हेल्थ वेलफेयर स्कीम लाना है, तो वो जो कि हमको आज लाना चाहिए वो आज से हम 2 महीने बाद ला पाएंगे, क्योंकि अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रूल में है। तो इस तरह से 2014 में ओवरऑल पूरे देश में 7 महीने, पूरे देश में नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़ करके टोटल 7 महीने कोई भी मेजर डेवलपमेंट वर्क या कोई भी मेजर काम नहीं हो पाया था इसी इलेक्शन की वजह से। अगर ये सारा इलेक्शन का हम मर्ज कर देते हैं साल 2014 में, तो बस जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 10 मार्च से 23 मई तक चालू था, यानी कि जो 2.5 महीने काम बंद था, सिर्फ वही होता सारा स्टेट। और क्योंकि सारे स्टेट का भी इलेक्शन उसी समय हो जाता, तो अलग से जो जम्मू कश्मीर और झारखंड 2 महीने बंद रहा, महाराष्ट्र और हरियाणा 2 महीने बंद रहा, वो नहीं होता। तो इस तरह से हम लोग 1 नेशन 1 इलेक्शन ला करके गवर्नेंस को बढ़ा सकते हैं, गवर्नेंस के टाइम को। एक और बात ये भी है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन से क्या होगा कि ये जो बार बार इलेक्शंस होते हैं, सरकार हमेशा ही इलेक्शन मोड में रहती है। हमेशा आप देखिए कि इस देश में इस राज्य में चले गए प्रमोट करने प्राइम मिनिस्टर या फिर कि कोई दूसरे नेता, वो उस राज्य में चले गए जहाँ जहाँ भी इलेक्शन हो रहा है, तो बेसिकली जिस समय उनको काम करना चाहिए वो दूसरे स्टेट्स में अपने पार्टीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो इससे भी गवर्नेंस पे फ़र्क पड़ता है। लीडर्स और ऑलवेज इन कैंपेन मोड, तो ये फ्रीक्वेंट इलेक्शंस ये ख़त्म कर देगा। इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ या लीडर्स को भी कन्वीनियंस होगा, एक बार ही कैंपेन करना होगा, बार बार कैंपेनिंग के लिए भी इधर उधर नहीं जाना होगा। तीसरा पॉइंट है कि सिक्योरिटी ऑफिशियल्स और पोल ऑफिसर्स पे भी कम बर्डन होगा। अब देखिए, जो पोल ऑफिसर्स होते हैं जैसे कि IAS वगैरह जो काम कर रहे होते हैं इसमें, या फिर कि दूसरे डिपार्टमेंट के लोग, वो बेसिकली पोल कंडक्ट कराने के लिए तो है नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए हैं। मीन कि वो जिस टाइम पे देख सकते थे राज्य के एडमिनिस्ट्रेटिव काम, उनको पोल के काम में लगे रहना होता है। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी वो हैं, वो किस चीज़ के लिए हैं? वो हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनके रक्षा के लिए हैं, या फिर कि हमारे जो एसेट्स हैं उन सब के सिक्योरिटी के लिए हैं। लेकिन उनको यहाँ पोल बूथ में ड्यूटी देना पड़ता है, जो कि उनका प्राइमरी वर्क नहीं है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है उनके होने का। सो उन दोनों का अपना अपना जो काम है वो काम ना करके दूसरा काम करना हमारे आम जनता के डेली लाइफ को अफेक्ट करती है और ओवरऑल हमारे देश की सिक्योरिटी को। चौथा पॉइंट है ज़्यादा वोटर टर्नआउट। अब देखिए, मान के चलिए कि अगर आप अपने गांव में नहीं रहते हैं, आप अपने गांव से कहीं बाहर रहते हैं, एक ही साल में आपका लोकसभा इलेक्शन भी है और आपके गांव का इलेक्शन भी है, तो आप लोकसभा इलेक्शन के ज़्यादा चांसेस है कि आप लोकसभा इलेक्शन के लिए जाएंगे और स्टेट असेंबली इलेक्शन को इग्नोर कर देंगे, या हो सकता है कि स्टेट के लिए जाएँ, लोकसभा के इलेक्शन को इग्नोर कर दें। पॉइंट ये है कि आप बार बार इलेक्शन की वजह से आपको इनकन्वीनियंस हो सकता है, आपको वोटर फटीग हो जाएगा कि बार बार जाना पड़ रहा है, वोट देना पड़ रहा है, और ये होता भी है। एक बार इलेक्शन होने से क्या होगा कि लोग एक्साइटेड होकर जाएंगे कि उनको 5 साल में एक बार ये अपॉर्चुनिटी मिलता है, और वो बार बार अपने इसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो 5 साल में एक बार जाएंगे खुशी खुशी और वोटिंग करके आएंगे। तो इससे वोटर टर्नआउट बढ़ेगा और लोगों का कन्वीनियंस भी। अगर ये 1 नेशन 1 इलेक्शन इतना ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो फिर ये अभी तक हमारे देश में लागू क्यों नहीं हुआ है? अब तक की वीडियो से ये क्वेश्चन मन में उठ सकता है। तो ऐसा है कि ये टोटली अच्छा ही नहीं है, ऑल इज़ नॉट गोल्ड। इसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि इसके अगेंस्ट में भी हैं, और वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं। जैसे कि इसके अगेंस्ट में पहला आर्ग्यूमेंट है, या पहला आर्ग्यूमेंट्स को मान सकते हैं कि ये जो नेशनल लेवल का जो हवा चलेगा ना, उसमें स्टेट का हवा हट जाएगा। मतलब ये कि एक इंस्टीट्यूट है IDFC इंस्टीट्यूट, वो साल 2015 में एक स्टडी कंडक्ट की थी। उस स्टडी के थ्रू ये रिजल्ट निकल के आया कि 77% चांस है कि इंडियन वोटर एक ही पार्टी के लिए वोट कर देंगे, मतलब सेम ही पार्टी के लिए वोट कर देंगे स्टेट पे भी और सेंटर पे भी, अगर कि इलेक्शंस एक ही बार में। अगर कि आपको मान के चलिए कि आपको जाना है और एक ही बार आप EVM मशीन दबाएंगे, एक बार दबाएं स्टेट के, एक ही रूम में गए, आपको EVM मशीन है आपके पास स्टेट का, आपको उसी दिन वहीं पे स्टेट का के लिए भी चुनाव कर देना है और सेंटर के लिए भी चुनाव कर देना है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप सेम पार्टी के लिए ही वोट कर देंगे, उसी दिन आप सेम पार्टी के लिए वोट कर देंगे। और सेम पार्टी में भी ज़्यादा चांसेस है कि आप जो सेंटर पे पार्टी रूल कर रही है उसके फेवर में आप सेंट्रल पे तो वोट करेंगे, आप स्टेट वाले में भी उसी पे वोट कर देंगे। इसका 77% चांस होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं जो नेशनल इश्यूज़ होते हैं ना, वो ज़्यादा वाइड लेवल पे डिस्कस होते हैं, उन इश्यूज़ को ज़्यादा प्रोमिनेंस मिलता है। तो ये जो नेशनल है,
ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस है, इससे क्या हो सकता है, रीजनल इशूज़ में गेट ओवरशैडोड। मतलब समझिए कि कुछ बड़ा जो है वो किसी छोटे को ढक देगा, छोटा का जो अपना अस्तित्व था वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शंस का एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है। दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, लॉजिस्टिकल चैलेंज। मतलब ये कि अभी एट प्रेजेंट हमारे देश में जितना ईवीएम है उसका 3 गुना ज़्यादा ईवीएम चाहिए होगा अगर हम लोग को लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन साथ करवाना है तो। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पहले तो एक लार्ज सम ऑफ मनी खर्च करना होगा ये ईवीएम वगैरह को प्रोक्योर करने में, और बहुत सारी चीज़ों को साथ में मोबिलाइज करना, तो ये लॉजिस्टिकल चैलेंज एक तरीक़ा से पेश कर सकता है। फिर एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट इसके अगेंस्ट में ये है कि ये फेडरलिज्म के आइडिया के अगेंस्ट है। फेडरलिज्म मतलब क्या, आप समझते हैं फेडरलिज्म से कि पावर शेयरिंग, मतलब सेंटर का अपना अलग रोल है, स्टेट का अलग अपना रोल है, और जो थर्ड टियर गवर्नेंस है यानी कि जो लोकल बॉडी है वो अपना एक अलग रोल प्ले करेंगी। मीन कि कोई भी एक दूसरे के जो वर्क हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करता है। अगर कि साइमल्टेनियस इलेक्शन हुए तो ये जो रीजनल इश्यूज़ है ना, इनका ओवरशैडोइंग से क्या होगा कि रीजनल पार्टीज़ जो हैं, जैसे कि सिर्फ अगर नेशनल इश्यूज़, ज़्यादा चांसेस है कि सिर्फ नेशनल इश्यूज़ का चर्चा होगा। ये स्टडी बताता है कि मैक्सिमम चांसेस है 77% कि रीजनल इशू का ही चर्चा होगा। तो इससे क्या होगा कि जो लोकल पार्टीज़ हैं, जो रीजनल पार्टीज़ हैं, उनका जो स्कोप है ना वो एकदम से ख़त्म हो जाएगा। तो ये कहिए कि जो सेंटर है वो रीजन वाले में इंटरफेयर कर दिया, तो एक तरह से ये फेडरलिज्म के आइडिया के अगेंस्ट है। अब इसका सबसे बड़ा जो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में है, जिस पे कि चर्चा करना पड़ेगा एक बहुत बड़े स्केल पे, ये है कन्फ्यूज़न ओवर हंग असेंबलीज या आउटस्टेट गवर्नमेंट। मतलब मान के चलिए कि साल 2024 का इलेक्शंस होगा, ठीक है, उसमें मान के चलते हैं कि लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन सबको साथ में करवा दिए। क्या होगा अगर एग्जाम्पल के तौर पे दिया जाए कि साल 2025 में ही झारखंड या बिहार या किसी भी स्टेट का सरकार का मेजोरिटी गिर गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया, सरकार अब पावर में नहीं है, क्या फिर से सारे स्टेट में इलेक्शन करवाया जाएगा? क्या सेंटर और सारे स्टेट में फिर से इलेक्शन होगा 2025 में? या फिर कि ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, क्या 2025 से लेकर के 2029, अगला जो 2024 का इलेक्शन होगा लोकसभा, उसके बाद तो 2029 में होगा फिर, तो क्या साल 2025 में जब उस राज्य की सरकार गिरेगी उसके बाद से 2029 तक वहाँ प्रेसिडेंट रूल होगा 4 साल, जो कि एकदम से कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल नहीं है। तो अगर कि बीच में असेंबली गिर जाती है या गवर्नमेंट पावर से बाहर हो जाती है, तो फिर बीच में क्या होगा अगर गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाती है? ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है इस डिबेट का। इसके अगेंस्ट में जो आर्ग्यूमेंट है, सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट ये वाला है। हमने पढ़ लिया कि आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में क्या है, आर्ग्यूमेंट फेवर में क्या है। हमने पढ़ा कि लोकसभा और स्टेट असेंबली अगर बीच में कोलैप्स कर जाए तो हम लोग थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो आर्टिकल याद कर लेते हैं। जैसे कि आर्टिकल 83 ये बताता है ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि लोकसभा का ड्यूरेशन कौन से आर्टिकल में पता चलता है, तो लोकसभा का ड्यूरेशन आर्टिकल 83 सब क्लॉज 2 में पता चलता है। इस आर्टिकल में आर्टिकल 83 सब क्लॉज 2 में बताया गया है कि लोकसभा 5 साल के लिए गठित होता है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ सिटिंग, जिस दिन पहले दिन लोकसभा बैठेगी उस दिन से अगले 5 साल तक। हाँ, बीच में इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। अगर कब डिसॉल्व होता है? जब सरकार की मेजॉरिटी गिर जाती है, खत्म हो जाती है। फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो राज्यसभा है वो आपको पता होगा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। ये आर्टिकल 83(1) में मेंशन है। आर्टिकल 83 सब क्लॉज 1 उसमें ये मेंशन है कि राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। उसी तरीक़ा से आर्टिकल 172 इसमें स्टेट लेजिस्लेचर्स के ड्यूरेशन का मेंशन है। आर्टिकल 172 सब क्लॉज 1 इसमें ये बात है कि राज्य की जो विधान परिषद है, आर्टिकल 172 सब क्लॉज 1 इसमें ये मेंशन है कि राज्य की विधानसभा 5 साल के लिए गठित की जाएगी, जब तक कि बीच में डिसॉल्व ना किया जाए। बीच में डिसॉल्व किया जा सकता है, फिर से वही रीज़न हो सकता है सरकार के पास मेजॉरिटी ना रहे। फिर है आर्टिकल 172 सब क्लॉज 2, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो राज्य की विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, मतलब राज्य की विधान परिषद को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ये हमने पढ़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जब हमने वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, हिस्ट्री समझ लिया, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में समझ लिया, आर्ग्यूमेंट फेवर में समझ लिया, अब हम ये सोचते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है। तो इसके वे फॉरवर्ड में यही है कि सारी सरकार को ये ना, सरकार वैसे भी सिर्फ अपने मेजॉरिटी से ये नियम नहीं ला सकती है, सारे पार्टीज़ में कॉन्सेंसस होगा, चर्चा होगा एक वाइड स्केल पे, वोटर में अवेयरनेस फैलाया जाए, सबको बताया जाए क्या होगा वन नेशन इलेक्शन, कैसे वो वोट कर सकते हैं, ताकि वो जितना भी अगेंस्ट हम लोग पढ़े कि बायस हो सकता है, रीजनल इशू डिसॉल्व हो सकता है, ये वो दिस दैट, वो सारा इशू वोटर को समझाया जाए ताकि वो सारा इशू ना आए। और फिर इंडिया मिलकर डिसाइड करे कि क्या भारत को अभी वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए या अभी के इलेक्शन सिस्टम से वो ठीक है।
इसी के साथ ये इस वीडियो का एंड है। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट विथ मी, दैट इज़ योर टाइम, एंड मे माँ शक्ति गाइड्स यू थ्रू द पाथ ऑफ राइटियसनेस। थैंक यू।